नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज सीरिया में भूकंप से आई तबाही के बीच बांध टूटने से बाढ़ की मार भी पड़नी शुरू हो गई। कर्ज के लिए पाकिस्तान के IMF के आगे सरेंडर कर दिया। बिहार में कांग्रेस की यात्रा के दौरान पार्टी के कुछ कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए और एक भविष्यवाणी में दावा किया गया कि 18 दिन बाद धरती पर एलियन का कब्जा हो जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है सीरिया से। वहां एक नदी पर बना बांध अचानक फट गया, जिसकी वजह से सीरिया और तुर्की के बॉर्डर पर बसा अत-तलूल शहर पूरी तरह पानी में डूब गया। बताया गया कि 3 दिन पहले आए भूकंप की वजह से बांध में दरारें पड़ गई थी और जब बांध टूटा तो वहां तबाही आ गई। बांध के टूटने के बाद पूरे इलाके में पानी भर गया है। शहर में बने मकान पानी में डूब गए हैं। ये भूकंप के आने के बाद बांध टूटा है। सड़कों पर बाढ़ के पानी ने कब्जा जमा लिया है। हालत यह है कि जान बचाने के लिए लोग सुरक्षित जगहों पर पलायन कर रहे हैं। मतलब यह कि विनाशकारी भूकंप की मार झेलने के बाद सीरिया के सामने अब बाढ़ से निपटने का संकट खड़ा हो गया है। भूकंप की वजह से वहां पहले ही हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। भूकंप की वजह से ही ये दरार आई थी बांध में और बांध टूट गया और अब बांध टूटने से आई बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। खबरों के मुताबिक 6 फरवरी की सुबह आए विनाशकारी भूकंप की वजह से सीरिया के अत-तलूल शहर के पास मौजूद एक बांध में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई थीं। और फिर 3 दिन बाद बांध अचानक फट गया, जिसकी वजह से अत-तलूल शहर का एक बड़ा इलाका पानी में डूब गया। बांध के टूटने के बाद शहर की सड़कों पर कई फीट पानी भर गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में बाढ़ से बचने के लिए कुछ लोग एक गाड़ी से सुरक्षित जगह पर जाने की कोशिश करते दिखे। तभी गाड़ी का एक टायर पानी से भरे गड्ढे में फंस गया, जिसकी वजह से गाड़ी एक तरफ झुक गई। गड्ढे में गाड़ी के फंसते ही उस पर सवार एक बच्चा पानी में गिर गया और देखते ही देखते वो डूबने लगा। इसके बाद आसपास मौजूद लोग बच्चे और दूसरे लोगों को बचाने के लिए दौड़ पड़े और फिर किसी तरह गाड़ी पर सवार सभी लोगों को बचा लिया गया। इसी तरह की कई तस्वीरें शहर से सामने आई, जिनमें हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी भरा दिखाई दिया। कुछ सड़कों पर तो कमर तक पानी भरा दिखा, जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे सड़क पर कोई नदी बह रही हो। बताया गया जो बांध टूटा वो ओरोंटिस नदी पर बना था, जिसका जलस्तर पिछले हफ्ते से लगातार हो रही बारिश की वजह से काफी बढ़ गया था। ऊपर से 6 फरवरी को आए भूकंप की वजह से बांध में दरारें पड़ गई थी, जिसकी भनक लगते ही बांध को टूटने से बचाने की कोशिश तेज हो गई। लेकिन पानी के बढ़ते दबाव को बांध झेल नहीं पाया और वो टूट गया, जिससे आसपास के इलाके में बाढ़ आ गई। मकानों में घुटनों के ऊपर तक पानी घुस गया, जबकि सैकड़ों एकड़ खेत पानी भरने से तालाब में तब्दील हो गए। दावा किया जा रहा है कि बांध के टूटने से आई बाढ़ की वजह से शहर से 500 से ज्यादा परिवार पलायन कर चुके हैं। लेकिन यह हालात सिर्फ सीरिया के नहीं है, बल्कि भूकंप की मार झेल रहे तुर्की में भी कुछ ऐसा ही घटा, क्योंकि तुर्की के इस्केंदरन शहर पर समंदर के पानी ने कब्जा जमा लिया है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में शहर की तमाम सड़कों पर पानी भरा दिखाई दिया। कुछ जगहों पर तो समंदर के पानी में कारें तक डूबी नजर आईं। तुर्की का इस्केंदरन शहर समंदर के किनारे बसा है और एक रिपोर्ट के मुताबिक 7.7 और 7.6 की तीव्रता के 2 भूकंप आने के बाद समंदर का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे इस्केंदरन शहर में समंदर का पानी घुस गया। हालांकि प्रशासन ने वहां राहत बचाव का काम शुरू कर दिया है, लेकिन इस घटना ने तुर्की की सरकार को डरा कर रख दिया, क्योंकि भूकंप की वजह से समंदर के जलस्तर बढ़ने से कई शहरों पर डूबने का खतरा मंडराने लगा है। इस बीच खबर है कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असद पश्चिमी देशों से मदद नहीं मिलने पर भड़क गए। 4 दिन पहले यानी 6 फरवरी को आए विनाशकारी भूकंप की वजह से सीरिया और तुर्की में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और इमारतों के मलबे में अब भी सैकड़ों लोग दबे हैं, जिन्हें निकालने के लिए दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस भूकंप से सबसे ज्यादा तबाही तुर्की में मची है। हालांकि सीरिया में भी हालात काफी खराब है। मुसीबत की इस घड़ी में दुनिया भर के 70 से ज्यादा देशों ने तुर्की को राहत सामग्री और बचाव टीमें भेजी हैं, जबकि सीरिया को तुर्की के मुकाबले कम मदद भेजी जा रही है। और इसी वजह से सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने पश्चिमी देशों पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। नाराजगी दिखाने के लिए बाकायदा उन्होंने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने पश्चिमी देशों को सीरिया के लिए मदद नहीं भेजने पर जमकर कोसा। जबकि 2 दिन पहले इजरायल ने मदद का हाथ बढ़ाया था, लेकिन सीरिया ने उससे मदद लेने से इनकार कर दिया था। हालांकि सीरिया के लोगों का दर्द कम करने के लिए भारत जी जान से जुटा है और तुर्की की तरह ही भारत से राहत सामग्री लेकर एक मालवाहक विमान पहले ही सीरिया पहुंच चुका है। दवा, ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े और रोशनी करने वाले उपकरणों के साथ साथ कई जरूरी चीजें भी भेजी गई हैं। और अब एक बार फिर भारत सीरिया को जरूरी सामान भेजने की तैयारी कर रहा है। सीरिया के लिए हम राहत सामग्री भी तैयार कर रहे हैं। भूकंप आने के बाद सीरिया ने भारत से मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत तुर्की के साथ साथ सीरिया को भी जरूरत का सामान भेज रहा है।
ताकि भूकंप से प्रभावित लोगों को मदद मिल सके। वही खबर है कि मुसीबत में फंसे तुर्की के लिए ऑपरेशन दोस्त बेहद अहम साबित हुआ। तुर्की की सरकार भारत की तारीफ करती नहीं थक रही। इसकी बड़ी वजह यह है कि तुर्की की मदद करने के मामले में भारत दुनिया के विकसित देशों से भी काफी आगे रहा, जिसकी वजह से तुर्की के लिए इस लड़ाई में भारत सबसे अहम सहयोगी साबित हुआ। 6 फरवरी को आए जलजले ने तुर्की को झकझोर कर रख दिया था, लेकिन इस घटना के 24 घंटे पूरे होने से पहले ही भारत का बचाव दल तुर्की पहुंच गया। तुर्की से भारत की दूरी 4000 किलोमीटर है, लेकिन फिर भी तुर्की की मदद पहुंचाने वाला पहला देश भारत बन गया। मदद लेकर अमेरिका का प्लेन तुर्की की सीमा में 7 फरवरी को दोपहर 2 बजे पहुंचा था। जर्मनी की तरफ से भेजी गई टीम दोपहर 12 बजे तुर्की की सीमा में पहुंची थी। ब्रिटेन का बचाव दल दोपहर 1 बजे तुर्की की सीमा में पहुंचा, लेकिन भारत का C-17 ग्लोब मास्टर सुबह 10 बजे ही तुर्की में लैंड हो चुका था। यानी इंसानियत को बचाने के लिए भारत ने दुनिया के विकसित और बड़े देशों को भी पीछे छोड़ दिया। और भारत ने जो अभियान 7 फरवरी को शुरू किया वो थमा ही नहीं, बल्कि लगातार आगे बढ़ता गया। अब तक भारत की तरफ से NDRF की टीमों के अलावा कई टन राहत सामग्री भी तुर्की पहुंचाई जा चुकी है। और भारत की एजेंसियां पूरी मुस्तैदी में ऑपरेशन दोस्त में जुटी हुई हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बताया कि उनकी सरकार तुर्की की मदद के लिए दिन रात काम कर रही है। उन्होंने ये भी लिखा कि भारत की कोशिश तुर्की में ज्यादा से ज्यादा जिंदगियों को बचाने की है। भारत की तरफ से भेजी गई मदद में 130 टन राहत सामग्री शामिल है। इसके अलावा NDRF की 3 टीमें तुर्की भेजी जा चुकी हैं और खोजी कुत्तों के दल भी तुर्की भेजे गए हैं, ताकि मलबे में दबी जिंदगियों को ढूंढना आसान हो सके। माना जा रहा है कि तुर्की को फिर से बसाने के लिए ऑपरेशन दोस्त लंबा चल सकता है। ब्रेकिंग न्यूज तुर्की में आए भूकंप पर। भूकंप को पश्चिमी देशों की साजिश बताकर तुर्की ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। मतलब तुर्की का दावा यह है कि जिस भूकंप ने वहां 19,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली वो कुदरती नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत पश्चिमी देशों ने उसे अंजाम दिया। यानी तकनीक की मदद से तुर्की को इतने झटके दिए गए कि उसके कई इलाके कब्र बन गए। और तबाही के ऐसे ही हालात के बीच तुर्की का यह दावा बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि तुर्की के मुताबिक भूकंप के लिए अमेरिका का हार्प यानी हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम जिम्मेदार है। और इसी प्रोग्राम की मदद से तुर्की में भूकंप पैदा किया गया। तुर्की की राजधानी अंकारा के मेयर ने यह बड़ा दावा करते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट किए, जिनमें उन्होंने ये आरोप लगाया कि तुर्की को निशाना बनाया गया और उसके पास के समंदर में ऐसी तरंगे पैदा की गईं जिससे तुर्की में भीषण भूकंप आ गया। बताया गया कि तुर्की में भूकंप आने से पहले आसमान में तेज बिजली कड़कती दिखाई दी थी। इसके साथ ही तुर्की के पास के समंदर में 2 अमेरिकी जहाज भी देखे गए थे। आशंका जताई गई कि इसी जहाज पर अमेरिका का हार्प यानी हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम से जुड़ा सिस्टम रखा था। और तुर्की में भूकंप लाने के लिए इसी का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि अमेरिका का यह हार्प सिस्टम बेहद ताकतवर तरंगे छोड़ने में सक्षम है। और इसका इस्तेमाल पृथ्वी के वातावरण की सबसे बाहरी परत आयनोस्फीयर की जानकारी जुटाने के लिए किया जाता है। आयनोस्फीयर धरती की सतह से करीब 50 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होता है और वहां हो रहे बदलाव या फिर दूसरी जानकारियां जुटाने के लिए हार्प से छोड़ी गई तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है, जो बेहद हाई फ्रीक्वेंसी की होती है। और तुर्की ने आशंका जताई कि इसी सिस्टम का इस्तेमाल समंदर की गहराई में करके भूकंप पैदा किया गया। तुर्की ने अपने आरोप को साबित करने के लिए दलील भी दी। तुर्की के मुताबिक वहां भूकंप आने से पहले ही एक-एक करके हॉलैंड, जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम समेत कुल 9 देशों ने अपने दूतावास बंद कर दिए थे। और इन्हीं कड़ियों को जोड़ते हुए तुर्की ने भूकंप के पीछे पश्चिमी देशों का हाथ बताया। उधर भूकंप की त्रासदी झेल रहे तुर्की में खतरा अभी टला नहीं है। जानकारों के मुताबिक आने वाले दिन तुर्की के लिए और भी भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि अगले 6 महीनों तक वहां भूकंप के कई झटके लग सकते हैं। और ये झटके एक बार फिर तुर्की की तबाही की वजह बन सकते हैं, जो कि 6 फरवरी को आए भूकंप के बाद की विनाश लीला से अब भी जूझ रहा है। वहां खंडहर में बदल गई हजारों इमारतों का मलबा इस बात की गवाही दे रहा है कि कुदरत ने तुर्की पर कैसा कहर ढाया था। वहां आए भूकंप ने एक झटके में ही तुर्की के 19,000 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। जानकारों के मुताबिक जिस बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, उससे मरने वालों का आंकड़ा 40,000 के करीब भी पहुंच सकता है। लेकिन डराने वाली बात सिर्फ यही नहीं है, बल्कि कहा तो ये जा रहा है कि तुर्की पर अगले कुछ महीने भारी पड़ने वाले हैं। मतलब राहत बचाव की कोशिशों में जुटे तुर्की को आने वाले दिनों में और भी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जानकारों ने इस बात की आशंका जताई है कि आने वाले 6 महीने तक तुर्की में कई बार भूकंप आ सकते हैं। और ये भूकंप ऐसी इमारतों के लिए काल साबित हो सकते हैं जो 6 फरवरी के भूकंप के झटकों से बच गई हैं, क्योंकि तुर्की की ये इमारतें उस भयानक भूकंप से बच भले ही गई हों, लेकिन वो झटकों से बेहद कमजोर हो चुकी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के 10 प्रांतों में 10,000 से ज्यादा इमारतें धराशायी हो गई,
जबकि 50,000 से 1,00,000 इमारतें ऐसी हैं जिनमें खतरनाक दरारें पड़ गई। और यही वो खतरा है जिसके बारे में तुर्की के एक्सपर्ट आगाह कर रहे हैं, क्योंकि 1,00,000 के आसपास ये ऐसी इमारतें हैं जो भूकंप के हल्के झटके भी सह नहीं पाएंगी। यानी अब अगर तुर्की में भूकंप आया तो ये इमारतें आसानी से ध्वस्त हो जाएंगी और इनमें रहने वाले लोगों की जान भी जा सकती है। इस बीच तुर्की में मलबे में दबे एक छात्र की जान व्हाट्सएप की वजह से बच गई। वो सोमवार को आए भूकंप से बचने के लिए जिस बिल्डिंग में छिपा वो भूकंप के दूसरे झटके से बर्बाद हो गई। और 20 साल के बोरन नाम के लड़के के साथ ही उसका पूरा परिवार बिल्डिंग के मलबे में दब गया। इसके बाद जब उसे वहां से निकलने का कोई और रास्ता समझ नहीं आया तो उसने एक वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दिया। इस वीडियो में उसने बिल्डिंग का पूरा पता भी बताया, जिसकी मदद से रेस्क्यू टीम ने उसे ढूंढ निकाला। Bizim köyün muhtarı geldi. Sağ olsun o kurtardı. रेस्क्यू टीम के मुताबिक उन्हें बोरन की जानकारी उसके दोस्तों से मिली, जिन्होंने उस व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए बोरन की अपील सुनी। हालांकि गनीमत यह रही कि वक्त रहते उन सभी को बचा लिया गया, वरना उनकी जान जानी तय थी। इधर तुर्की के मसले पर पाकिस्तान को रोजाना नई फजीयत का सामना करना पड़ रहा है। इस बार तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की डबल बेइज्जती हो गई। शुरुआत तब हुई जब तुर्की ने शहबाज शरीफ की यात्रा पर रोक लगा दी। शहबाज तुर्की पहुंचने की तैयारी कर चुके थे, लेकिन तुर्की ने उन्हें आने से इनकार कर दिया। और उसके बाद पाकिस्तान की सेना ने जले पर नमक छिड़क दिया। जिस तुर्की ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बेइज्जती की, उसी तुर्की की सेना के साथ पाकिस्तान की फौज ने अभ्यास शुरू कर दिया। जिस इस्लामाबाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद बैठते हैं, वहीं पाकिस्तान की सेना उनके जख्मों पर नमक छिड़कती रही। 2 दिन भी नहीं बीते जब तुर्की ने शहबाज शरीफ की पूरी दुनिया के सामने फजीयत की थी। तुर्की ने शहबाज शरीफ की यात्रा पर तब रोक लगाई जब उनका प्लेन उड़ान भरने के लिए तैयार था, जबकि शहबाज शरीफ तो भूकंप से बेहाल तुर्की की मदद के लिए ही जाने वाले थे। और तुर्की ने ऐसा उस वक्त किया था जब भारत से तुर्की को भारी भरकम मदद मिल रही थी। यानी एक तरफ तुर्की और भारत के बीच दोस्ती और भाईचारे का नया रिश्ता बन रहा था, दूसरी तरफ पाकिस्तान की दशकों पुरानी दोस्ती की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। इसके बावजूद पाकिस्तान की सेना को यह फजीहत दिखाई नहीं दी। पाकिस्तानी सेना अगर चाहती तो अपने प्रधानमंत्री के सम्मान में एक बड़ा कदम उठा सकती थी। पाकिस्तान और तुर्की की सेनाओं का अभ्यास लंबे वक्त से तय था, लेकिन सेना चाहती तो इसे रद्द करके तुर्की को कड़ा संदेश दे सकती थी। लेकिन पाकिस्तान की सेना ने भी प्रधानमंत्री का लिहाज नहीं किया। दोनों देशों की सेनाएं मिलकर अभ्यास करती दिखीं। दोनों देशों के फौजी एक साथ गोलीबारी करने, दुश्मनों का पीछा करने, बम बरसाने और तलाशी अभियान चलाने का अभ्यास करते रहे। इस ड्रिल के जरिए तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती दिखाने की कोशिश की गई। इधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया। एक रोज पहले संसद में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने गौतम अडानी के साथ रॉबर्ट वाड्रा की तस्वीर दिखाकर तंज कसा था, जिसके बाद एक फेसबुक पोस्ट के जरिए रॉबर्ट वाड्रा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इसके बाद बीजेपी ने भी वाड्रा पर पलटवार किया। ऐसे लोग जब कोई स्टेटमेंट देते हैं तो ये हास्यास्पद लगता है। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि यूपीए सरकार में राजस्थान और हरियाणा में रॉबर्ट वाड्रा को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया गया था। उधर यूक्रेन के साथ जंग के बीच पुतिन एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जिससे उनके दुश्मनों की सांसें थम गई, क्योंकि वो 33 साल बाद एक बार फिर परमाणु परीक्षण करने की तैयारी में है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसके लिए रूस ने अपनी एक न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट को एक्टिव कर दिया और वहां ऐसी तैयारियां शुरू कर दी हैं जो दुनिया के लिए एक बड़े खतरे की आहट है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन से छिड़ी जंग के 1 साल पूरा होने से पहले ही पुतिन ने अपने एक नए प्लान पर काम शुरू कर दिया है। जबकि जेलेंस्की को तो इसी बात से नींद नहीं आ रही थी कि 1 साल पूरा होने पर पुतिन यूक्रेन के साथ क्या करने वाले हैं, और अब पुतिन का ये नया प्लान उनके होश ही उड़ा देगा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन 33 साल बाद एक बार फिर परमाणु परीक्षण करने की तैयारी में है। यानी वो जंग के बीच ही अमेरिका समेत पूरे यूरोप को ये दिखाने जा रहे हैं कि रूस पर किसी के बैन का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वो ज्यादा ताकत के साथ अपने दुश्मनों से टकराने के लिए तैयार है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन परमाणु परीक्षण करके अपनी उसी ताकत की नुमाइश करना चाहते हैं, ताकि यूक्रेन की मदद कर रहे देशों में उनका खौफ फैल जाए। और इसके लिए पुतिन ने उसी टेस्टिंग साइट को चुना जहां वो 100 से ज्यादा बार परमाणु परीक्षण कर चुके हैं। रूस एक बार फिर नोवे जिम्लिया द्वीप पर यह परीक्षण करने जा रहा है। यह द्वीप रूस के उत्तर में आर्कटिक महासागर में मौजूद है, जहां 1990 तक रूस ने 132 बार परमाणु परीक्षण किए थे। इसी द्वीप पर रूस ने दुनिया के सबसे ताकतवर कहे जाने वाले जार नाम के बम का भी टेस्ट किया था, और अब वो फिर एक बार पूरी दुनिया को दहलाने की तैयारी में जुटा है। पश्चिमी मीडिया की खबर के मुताबिक इसके लिए नोवे जिम्लिया द्वीप पर बनी टेस्टिंग साइट पर जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि रूस इस कोशिश में भी जुटा है कि इस बात की भनक किसी को न लगे, लेकिन उसकी ये कोशिश पूरी तरह नाकाम होती दिख रही है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका की एक सैटेलाइट ने रूस की पोल खोल दी। रूस के नोवे जिम्लिया द्वीप पर
नजर गड़ाए बैठी अमेरिकी सैटेलाइट को अचानक वहां हलचल बढ़ती दिखी, जिसके बाद अमेरिका की सैटेलाइट ने द्वीप के चप्पे चप्पे को खंगालना शुरू कर दिया और उससे मिली जानकारी के बाद पश्चिमी देशों के कान खड़े हो गए। इस बात की आशंका जताई जाने लगी कि नोवा जिम्बिया द्वीप पर अचानक बढ़ी हलचल बड़ा खतरा साबित हो सकती है और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जल्द ही ये खतरा सबके सामने भी आ गया। जब इस बात का पता चला कि रूस नोवा जिम्बिया द्वीप पर अपना 716वां परमाणु परीक्षण करने जा रहा है, जबकि पहले से ही रूस के पास परमाणु हथियारों की कमी नहीं है, ऐसे में यह माना जा रहा है कि पुतिन इस परीक्षण से ये संदेश देने में जुटे हैं कि वो अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के देशों के आगे झुकने वाले नहीं हैं। इधर देश में चीन समेत 6 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना नियमों में ढील दे दी गई। ये ढील 13 फरवरी से लागू होगी। जो चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए होगी। अभी तक इन देशों से भारत आ रहे यात्रियों को सफर से पहले कराए गए कोविड टेस्ट की रिपोर्ट देनी जरूरी होती थी। साथ ही एक फॉर्म भरकर यह भी बताना पड़ता था कि यात्रियों को कोई बीमारी तो नहीं है। ये सख्त नियम चीन समेत कई देशों में दिसंबर और जनवरी में हुए कोरोना विस्फोट के कारण लागू किए गए थे। उधर पाकिस्तान को IMF ने बेल आउट पैकेज देने से इनकार कर दिया। लंबी बैठकों के दौर के बाद भी पाकिस्तान की सरकार IMF के अधिकारियों को मनाने में नाकाम रही। हालांकि पाकिस्तान की उम्मीदें अब भी जिंदा हैं। यह भी तय हो गया कि पाकिस्तान की सरकार अब अपनी ही जनता की बलि चढ़ाने वाली है। इस बार पाकिस्तान की जनता पर महंगाई का ऐसा बम फोड़ा जाएगा कि उसे संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि IMF ने पाकिस्तान के चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। पाकिस्तान की सरकार और उसके अफसरों की सारी कोशिश बेकार हो गई। बेल आउट पैकेज पर कोई फैसला किए बिना ही पाकिस्तान से IMF की टीम लौट गई। खाली हो चुके खजाने की वजह से पाकिस्तान के लिए ये वजूद की लड़ाई थी, लेकिन अब वजूद पर संकट है। पाकिस्तान को दोस्त तो पहले ही पीठ दिखा चुके हैं, अब भीख देने वाली एजेंसियों ने भी उसे अकेला छोड़ दिया। इसलिए तय है कि पाकिस्तान की जनता पर बम गिराया जाएगा। IMF से तय हुआ है कि 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जाएंगे, जिसके लिए मिनी बजट लाया जाएगा। पाकिस्तान के टीवी चैनलों ने इतने भारी भरकम आंकड़े चलाने शुरू कर दिए, जिन्हें सुनकर ही पाकिस्तान के लोगों की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने खुद ऐलान किया कि पाकिस्तान की जनता पर 170 बिलियन यानी 17,000 करोड़ के टैक्स लगाए जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की जनता को सरकार ये बता ही नहीं पा रही कि IMF ने कैसे पाकिस्तान की इंटरनेशनल वजीयत कर दी। क्योंकि अगर वो ये बताते हैं कि IMF ने बेल आउट पैकेज देने से इनकार कर दिया तो पूरी दुनिया पाकिस्तान का मजाक उड़ाएगी, और अगर IMF के साथ हुई बातचीत का सच नहीं बताते हैं तो पाकिस्तान के खजाने में बेल आउट पैकेज की रकम दिखानी पड़ेगी। इसीलिए पाकिस्तान सरकार दुनिया को गोलमोल कहानियां सुना रही है, उन्हें भरोसा दे रही है कि अब भी पैकेज मिलने की गुंजाइश बाकी है। नेगोशिएशन वाला फेज खत्म होता है तो चंद दिन लगते हैं, उसमें 3-4 दिन लगते हैं जनरली। आई होप कि इससे ज्यादा अब ना लगे। जबकि सच तो यह है कि पाकिस्तान के कुछ कहे बिना ही पूरी दुनिया को हकीकत पता चल गई। IMF के सामने कैसे पाकिस्तान ने हर शर्त पर मंजूरी दे दी और कैसे सिर्फ एक शर्त पर वो चारों खाने चित हो गया। इसीलिए पाकिस्तान की सरकार को कहना पड़ रहा है कि केवल कुछ औपचारिकताएं ही बाकी रह गई हैं, जिनके बाद बेल आउट पैकेज का पहला हिस्सा पाकिस्तान को मिल जाएगा। जबकि असली कहानी तो यह है कि पाकिस्तान की इस बर्बादी में खलनायक पाकिस्तान की सेना है, जिसका बजट कम करने का फैसला पाकिस्तान की सरकार नहीं कर पाई। पिछले 9 दिनों में पाकिस्तान की सरकार IMF की हर शर्त मानने पर रजामंदी दे चुकी थी। ऐसी कोई भी औपचारिकता बाकी नहीं थी जो इन 9 दिनों में पूरी न हो पाई हो। लेकिन सुई अटक गई डिफेंस बजट कम करने पर। पाकिस्तान तो वो मुल्क है जहां सरकारें चुनने का काम भी सेना करती है। ऐसे में सरकार भला सेना के बजट पर कैंची कैसे चला सकती थी? मतलब जनता पर भारी से भारी बोझ डालने पर राजी हो चुके शहबाज शरीफ रक्षा बजट में कटौती पर सहमत नहीं हो पाए। उनकी यही मजबूरी पूरे पाकिस्तान के गले की हड्डी बन गई। पाकिस्तान को खाली हाथ छोड़कर IMF की टीम चली गई और पाकिस्तान लकीर पीटता रह गया। लेकिन अब पाकिस्तान किसी भी तरह दुनिया से सच्चाई छिपाना चाहता है। इसकी कोशिश है कि किसी भी तरह अगले 3 से 4 दिन में वो सब कुछ कर दिया जाए जो IMF उससे करवाना चाहता है, ताकि वो IMF के सामने एक बार फिर हाथ फैला सके। इसीलिए शहबाज शरीफ की सरकार ने पाकिस्तान की पब्लिक का दम निकालने का फैसला किया है। कर्ज नहीं मिला तो पाकिस्तान के बिकने की नौबत आ जाएगी, लेकिन कर्ज लेने के लिए पाकिस्तान की जनता को महंगाई के बोझ तले रौंद दिया जाएगा। ऐलान हो चुका है कि 17,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए पाकिस्तान की जनता से टैक्स के जरिए वसूले जाएंगे, लेकिन सरकार सफाई दे रही है कि जनता पर बोझ नहीं पड़ेगा। कोशिश है कि कोई ऐसा टैक्स न लगे जो कि डायरेक्टली गरीब, इनडायरेक्ट तो असर होता है लेकिन डायरेक्टली किसी भी आम कॉमन आदमी के ऊपर बोझ न बने। जबकि 17,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए वहां की पब्लिक से होने वाली सरकारी वसूली की तरह है। ये अकेला टैक्स नहीं है जो लोगों पर डाला जाएगा, बल्कि ये तो केवल नए टैक्सों का आंकड़ा है। मतलब पहले से तो पाकिस्तान की सरकार वहां की पब्लिक से टैक्स ले ही रही है, अब वहां के लोगों पर
17,000 करोड़ का नया बोझ डाला जाएगा। सुनने में ही यह आंकड़ा डराने वाला है। लेकिन अगर इस आंकड़े को समझा जाए तो और भी बड़ा दिखता है। इतना बड़ा आंकड़ा कि सुनकर ही पाकिस्तान के लोगों को सदमा लग जाए। साल भर में पाकिस्तान की 23 करोड़ आबादी से 17,000 करोड़ वसूले जाएंगे। मतलब ये कि हर शख्स पर करीब 739 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का सालाना बोझ पड़ेगा। और अगर हर महीने का बोझ देखा जाए तो ये हुआ लगभग 61 करोड़ पाकिस्तानी रुपए, जबकि पाकिस्तान की सालाना प्रति व्यक्ति आय करीब 15 लाख पाकिस्तानी रुपए है। मतलब ये इतनी बड़ी रकम है जो पूरे पाकिस्तान को सड़क पर ला देगी। लोग क्या खाएंगे और कैसे जिएंगे सोच सोच कर उनकी जान निकल रही है। लग रहा है कि भूख से मरने से पहले शहबाज शरीफ का वसूली प्लान सुनकर ही लोग मर जाएंगे, क्योंकि अब 17,000 करोड़ रुपए की वसूली का सिर्फ प्लान नहीं बल्कि इसके लिए बजट तैयार किया जा चुका है। इसे मिनी बजट का नाम दिया गया, जो सोमवार को पाकिस्तान की संसद से पास हो सकता है। पाकिस्तान पर आईएमएफ को रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, इसलिए वो इस मिनी बजट को तुरंत लागू करना चाहता है ताकि आईएमएफ के अफसरों से बेल आउट पैकेज पर बात की जा सके। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में आटा, दाल और चावल जैसी हर चीज की कीमत तकरीबन 1.5 गुना तक बढ़ जाएगी। पेट्रोल की कीमतों को रोजाना 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ाया जाएगा और 1 लीटर पेट्रोल की कीमत को 450 पाकिस्तानी रुपए तक पहुंचाया जाएगा। बिजली की कीमतों को सीधा दुगना करने की योजना है, जबकि कई सरकारी विभाग एक साथ बंद भी किए जाएंगे ताकि खर्चों पर लगाम लगाई जाए। यानी पूरे पाकिस्तान में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी का शोर और आक्रोश होगा। इधर पाकिस्तान को अपना एक पुराना कर्ज चुकाना भारी पड़ गया, क्योंकि इस वजह से उसका विदेशी मुद्रा भंडार घट गया और 2014 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। ये दावा पाकिस्तान के मीडिया ने किया, जिसके बाद वहां के लोगों को भारत की याद आने लगी। क्योंकि भीख का कटोरा लेकर घूम रहे पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार करीब $3 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 24,000 करोड़ रुपए ही रह गया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान ने अपने सालों पुराने कर्ज की किस्त चुका दी। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 2014 के बाद सबसे कम हो गया। यानी दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान पर दोहरी मार पड़ी, क्योंकि उसके पास देश चलाने के लिए पैसा नहीं बचा है और दूसरे देशों से कर्ज लेने के लिए उसे पुराने कर्ज चुकाने पड़ रहे हैं। यानी घुमा फिरा कर भी पाकिस्तान के पैसों की दिक्कत खत्म होती नहीं दिख रही, क्योंकि पाकिस्तान पर इतना कर्ज है कि वो बिक भी जाए तो भी उसे चुकाना मुश्किल है। रही बात विदेशी मुद्रा भंडार की, तो वो भी दम तोड़ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान अपना आधा कर्ज भी चुका नहीं पाएगा और कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से उससे नई मदद नहीं मिलेगी। वैसे चीन और यूएई जैसे दोस्त पहले ही उसकी मदद करने से इनकार कर चुके हैं। और अब आईएमएफ भी पल्ला झाड़ने के मूड में है, क्योंकि उसने पाकिस्तान के सामने ऐसी शर्त रखी है जिसे मानना नामुमकिन लग रहा है, या यूं कहें कि आईएमएफ ने घुमाकर नाक पकड़ी और ऐसी शर्त रख दी जिसे पाकिस्तान मान ही न पाए। यानी न पाकिस्तान शर्त पूरी करेगा और न आईएमएफ को उसकी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि आईएमएफ ने पाकिस्तान से कहा कि वो सब्सिडी कम करके बिजली बिलों में बढ़ोतरी कर दे और अपने ग्रेड 17 से ऊपर के सभी अधिकारियों की प्रॉपर्टी की जानकारी आईएमएफ के साथ साझा करे, जिसने पाकिस्तान की सरकार को दो राहे पर लाकर खड़ा कर दिया। क्योंकि अगर वो शर्त मानता है तो भी मुसीबत और नहीं मानता है तो भी। पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में बिजली के बिल बढ़ाकर और कई तरह के टैक्स लगाकर जनता की जेब पर डाका डाला है। और अब अगर वो आईएमएफ की शर्त मानकर फिर से बिजली बिल बढ़ाती है तो फिर तो लोगों के सब्र का बांध टूट जाएगा और जो जनता खाने पीने की चीजों के लिए जंग लड़ रही है वो बवाल कर देगी, क्योंकि वैसे ही लोग वहां के नेताओं पर भड़के हुए हैं। उन्हें भारत की याद आ रही है। वहां के लोगों का कहना है कि अगर पाकिस्तानी नेताओं ने भारत से रिश्ते सुधारे होते तो उनकी ऐसी भिखमंगों जैसी हालत नहीं होती। हमारी एक पेंसिल भी वहाँ पे बिक जाती तो अरबों रुपए का फायदा था। यानी पाकिस्तान की जनता भी समझ चुकी है कि उसके नेताओं ने भारत से रिश्ते बिगाड़कर उन्हीं का नुकसान किया है। क्योंकि जो भारत तुर्की पर मुसीबत आने पर उसकी मदद कर सकता है, वो भारत पाकिस्तान के मांगने पर उसकी मदद भी कर सकता था, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती। और पाकिस्तान ने तो हमेशा से ही भारत को अपना दुश्मन माना, जिसका खमियाजा उसे अब भुगतना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने जैसे ही तुर्की की मदद की, वहां के लोग भारत को ललचाई नजरों से देखने लगे। हमारा उनका मुकाबला नहीं रहा, अब हमें अपने गिरेबान में झांकना होगा। भारत से रिश्ते बिगाड़ने वाला पाकिस्तान पछता रहा है, क्योंकि उसकी काली करतूतों की वजह से भारत ने उसे फूटी कौड़ी तक नहीं दी, जबकि तुर्की की ओर भारत के पीएम ने मदद का हाथ बढ़ाया। यानी पाकिस्तान ने जो बोया वो काटा। वहां के लोगों को अब ये बात समझ भी आ रही है और इसीलिए वो अपने नेताओं को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। इस बीच वैलेंटाइंस डे पर गाय को गले लगाने का सरकारी आदेश वापस ले लिया गया। केंद्र सरकार के भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने 14 फरवरी को काव हग डे मनाने के लिए कहा था, लेकिन अब उसने इस आदेश को वापस ले लिया। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने 6 फरवरी को आदेश जारी करते हुए वैलेंटाइंस डे के दिन गाय को गले लगाने की अपील की थी, लेकिन 14 फरवरी से पहले ही उसने अपना आदेश वापस लेने का फैसला किया।
उधर उत्तर कोरिया की फौज ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके जवान दुश्मन से निपटने के लिए कड़ी ट्रेनिंग लेते दिखाई दिए। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि किम जोंग उन ने इसके जरिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया को चेतावनी देने की कोशिश की और यह साफ कर दिया कि अगर किसी ने उत्तर कोरिया से टकराने की गलती की तो उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस वीडियो में उत्तर कोरिया के जवान बर्फ और आग दोनों के बीच कड़ी ट्रेनिंग लेते दिखाई दिए। वहीं कुछ तो खून जमा देने वाली सर्दी के बीच बर्फीली झील में अपनी ताकत आजमाते नजर आए, जिसका वीडियो बाकायदा उत्तर कोरिया की सरकार ने अपनी सरकारी मीडिया चैनल पर दिखाया। हालांकि दक्षिण कोरिया ने इसे प्रोपेगेंडा वीडियो बताया। इसके अलावा उसने आरोप लगाया कि उत्तर कोरिया में लोग भूख से परेशान हैं, लेकिन उसे मिसाइल बनाने से फुर्सत नहीं। साथ ही दक्षिण कोरिया ने यह दावा किया कि किम जोंग उन ये सब सिर्फ दक्षिण कोरिया को डराने के इरादे से कर रहे हैं ताकि वो उनके आगे घुटने टेक दे। उधर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से एक ऐसे रॉकेट को अंतरिक्ष भेजा गया जो पूरी तरह से भारत में बना है। यह इस रॉकेट का दूसरा परीक्षण था, जिसके जरिए अंतरिक्ष में आजादी सैट 2 समेत 2 और सैटेलाइट भेजी गई। जानकारी के मुताबिक पूरी तरह से भारत में बनाए गए SSLV D2 रॉकेट का ये दूसरा परीक्षण था। इससे पहले पिछले साल अगस्त के महीने में इसे टेस्ट किया गया था, जिसमें ये असफल साबित हुआ था। इसरो ने इसके जरिए EOS-07, JANUS-1 और आजादी सैट 2 नाम की 3 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजी। इस बीच नागपुर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में रविंद्र जडेजा पर बॉल टेम्परिंग का आरोप लगाया गया। जडेजा पर यह इल्जाम फॉक्स क्रिकेट ने लगाया और साथ ही एक वीडियो भी ट्वीट किया जिसमें रविंद्र जडेजा अपने हाथ में क्रीम लगाते नजर आए, जो उन्हें साथी गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने दी। इसी वीडियो के जरिए जडेजा पर गेंद से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम के पूर्व कप्तान टिम पेन भी इस बहस में कूद पड़े। वहीं इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने भी इस पर सवाल उठाए। हालांकि फॉक्स क्रिकेट की तरफ से ट्वीट किए गए इस वीडियो में जडेजा सिर्फ सिराज के हाथ से क्रीम लेकर अपने हाथों में लगाते नजर आए, जिसका बॉल टैंपरिंग से कोई लेना देना नहीं था। इस टेस्ट मैच की पहली पारी में जडेजा ने 47 रन देकर 5 विकेट झटके, जिससे ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी की कमर टूट गई। उधर युद्ध में रूस की सेना से निपटने के लिए जेलेंस्की ने ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन के कई नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति ने उन लोगों से यूक्रेन को आधुनिक हथियार और घातक लड़ाकू विमान देने की मांग की, जिसके लिए जेलेंस्की ब्रसेल्स पहुंचे और वहां जाकर यूरोपियन यूनियन के कई नेताओं से मिले। ब्रसेल्स में एक समिट रखी गई थी जिसमें व्लादिमीर जेलेंस्की ने हिस्सा लिया। वहां उन्होंने 27 देशों से आए नेताओं के सामने यूक्रेन को रूस के खिलाफ पहले से ज्यादा हथियार देने की मांग की। जेलेंस्की ने हंगरी, डेनमार्क, फिनलैंड और ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री के साथ अलग से एक बैठक भी की, जिसके बाद जेलेंस्की ने बताया कि कई नेताओं की तरफ से उन्हें यह भरोसा दिया गया कि वो रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन को फाइटर जेट देंगे, जिसका मतलब है कि पश्चिमी देशों से यूक्रेन को फाइटर जेट मिलने के बाद ये युद्ध अगले पड़ाव पर पहुंच जाएगा। हालांकि जेलेंस्की ने यह नहीं बताया कि वो कौन से देश है जो यूक्रेन को फाइटर जेट देने को तैयार है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध छेड़ने के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया। मॉस्को में हुई एक बैठक में उन्होंने यूक्रेन पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाते हुए कहा कि जंग की शुरुआत यूक्रेन की तरफ से की गई। पुतिन ने माना कि युद्ध की वजह से रूस को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। असल में जब से जंग की शुरुआत हुई है तब से कई विदेशी कंपनियां रूस छोड़ चुकी हैं। पश्चिमी देशों ने भी रूस पर कई तरह के कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। रूस और यूक्रेन जंग को अब तो 1 साल पूरा होने वाला है, लेकिन पुतिन के हाथ ज्यादा कुछ नहीं लगा है। ऊपर से उन्हें नुकसान ही उठाना पड़ा। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को अब तक ढेर किया है, यानी ये जंग किसी भी सूरत में पुतिन के लिए अच्छी साबित नहीं हुई है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई को 2 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी। ये दोनों ट्रेनें मुंबई से सोलापुर और साईनगर शिरडी रूट पर चलेंगी, जिन्हें प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर मुंबई से रवाना किया। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत कई नेता मौजूद रहे। पर्यटन और तीर्थ यात्रा को बहुत अधिक बढ़ावा देने वाली है। इन 2 वंदे भारत ट्रेनों के बाद महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया जिसे सबसे ज्यादा 4 वंदे भारत ट्रेनें मिली हों। उधर बिहार में चल रही भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में उलझ पड़े और एक दूसरे पर थप्पड़ बरसाने लगे। बिहार कांग्रेस ने राज्य में भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया जो पटना पहुंची, लेकिन पटना साहिब में प्रार्थना के दौरान ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं के 2 गुट आपस में भिड़ गए। झगड़े की वजह तो पता नहीं चल पाई, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के 2 गुटों के बीच चले थप्पड़ों के बारे में सबको पता चल गया। झगड़े का जो वीडियो आया उसमें दोनों तरफ के लोग आपस में लड़ते, धक्का मुक्की करते और एक दूसरे पर थप्पड़ बरसाते नजर आए। झगड़े की वजह से यात्रा थोड़ी देर के लिए रुक भी गई। बिहार में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस नेता शहर शहर घूमकर
प्रेम और भाईचारे का संदेश दे रहे हैं, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं के आपसी झगड़े की ये घटना सारे किए किराए पर पानी फेर सकती है, क्योंकि कांग्रेस की कलह बीजेपी को मौके पर मौके दिए जा रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम जन्मभूमि को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि 2 फरवरी को अनिल रामदास नाम के आदमी ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर विस्फोट की धमकी दी थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों को धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक आरोपी अनिल रामदास ने अपनी प्रेमिका के भाई को फंसाने के लिए राम जन्मभूमि को बम से उड़ाने की साजिश रची थी। तो ये लोग उनसे कुछ ब्लैकमेलिंग भी कर रहे थे, जिससे इनको आर्थिक प्राप्ति भी हुई है। दोनों आरोपी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, जिनके पास से 9 मोबाइल फोन, 3 पैन कार्ड समेत कई दस्तावेज मिले हैं। उधर खबर है कि रूस के बाद चीन भी ईरान के कामिकाजे ड्रोन का मुरीद हो गया। ये वही ड्रोन है जिसने जंग के मैदान में यूक्रेन की सेना के कई अहम ठिकानों और हथियारों को तबाह करके रख दिया, और अपनी इन्हीं खासियतों की वजह से बीते दिनों चर्चा का विषय बना रहा। अब खबर है कि ईरान के इसी आत्मघाती ड्रोन की बड़ी खेप चीन को भी भेजी जानी है। ये जानकारी ईरान के ही एक अधिकारी ने दी और बताया कि ईरान की तरफ से चीन को 15,000 कामिकाजे ड्रोन सप्लाई किए जाने हैं। ईरान के उस अफसर के मुताबिक 90 देशों में चीन उनके कामिकाजे ड्रोन का बड़ा ग्राहक है, क्योंकि जो तबाही इस आत्मघाती ड्रोन ने यूक्रेन में मचाई उसे दुनिया देखती रह गई और सब ये सोचने को मजबूर हो गए कि इस ड्रोन का तोड़ क्या निकाला जाए। हालांकि इस बात को शुरुआत में ईरान की तरफ से कभी नहीं माना गया कि उसने रूस को अपने आत्मघाती ड्रोन सप्लाई किए हैं, लेकिन इस दावे पर मोहर तब लगी जब यह खबर सामने आई कि रूस में ईरान के इस ड्रोन को बनाने के लिए एक नई फैक्ट्री खोलने पर विचार चल रहा है, जो कम से कम 6,000 ड्रोन बना सके, ताकि यूक्रेन में चल रही जंग में ड्रोन की लगातार सप्लाई होती रहे। ऐसे में कई पश्चिमी देशों ने ईरान पर रूस की मदद करने के कारण कई प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन ईरान ने इसकी परवाह नहीं की और रूस को ड्रोन की सप्लाई जारी रखी। इधर जम्मू के सांबा सेक्टर में सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन चलाया। यह कार्रवाई खुफिया जानकारी के आधार पर की गई, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और सीआरपीएफ के जवान शामिल हुए। इस दौरान वो हथियारों के साथ सड़कों पर और खेतों में चलते नजर आए। सांबा में पाकिस्तान सीमा के पास ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उधर महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर में शिवलिंग पर बर्फ जमने के मामले में मंदिर के पुजारी फंस गए। मंदिर के 3 पुजारियों पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। असल में पिछले साल जून के महीने में नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें मंदिर के अंदर मौजूद शिवलिंग पर बर्फ जमी दिखाई पड़ी थी। दावा किया गया था कि यह बर्फ शिवलिंग पर अपने आप जमी और बाबा अमरनाथ वहां प्रकट हुए, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद जब मामले की जांच की गई तो सच्चाई कुछ और ही निकली। आरोप है कि मंदिर के पुजारियों ने ही वहां बर्फ रखी थी। क्रिमिनल केस त्र्यंबकेश्वर पुलिस स्टेशन में अभी दर्ज की है। पुलिस ने महाराष्ट्र में अंधविश्वास को रोकने के लिए बनाए गए कानून एंटी सुपरस्टिशन एंड ब्लैक मैजिक एक्ट के तहत आरोपी पुजारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इस बीच यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि अमेरिका रूस और चीन को सबक सिखाने की तैयारी में जुट गया। बताया जा रहा है कि अमेरिका दोनों देशों से बढ़ते तनाव के बीच खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलों का दम दिखाएगा, ताकि चीन और रूस उसकी तरफ आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत न जुटा पाएं। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक जल्द अमेरिका ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइलों को मैदान में उतारेगा जो दुश्मन की मिसाइलों का काल होंगी। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो सका कि वो इन मिसाइलों की तैनाती कहां पर करेगा। असल में बीते कुछ महीनों में अमेरिका के रिश्ते रूस और चीन से काफी खराब हुए। रूस तो यूक्रेन की मदद करने के लिए अमेरिका को फूटी आंख भी देखना पसंद नहीं कर रहा, जबकि अमेरिका का ताइवान के साथ खड़ा होना चीन को भी चुभ रहा है। और खबर है कि इसीलिए अमेरिका भी अब पूरी तैयारी के मूड में, क्योंकि जिस तरह से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, चीन भी उसी के रास्ते पर कभी भी चल सकता है। और इस खतरे का अंदाजा अमेरिका को भी है। भले ही उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, लेकिन रूस और चीन भी उससे ज्यादा पीछे नहीं है। बताया जा रहा है कि इसीलिए अमेरिका ने भविष्य के खतरों से मुकाबले की तैयारी कर ली, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल बेहद घातक मानी जाती है। इसकी रफ्तार आवाज से 5 गुना ज्यादा होती है। रेडार भी इसे पकड़ नहीं पाता है। हालांकि चीन पहले ही दावा कर चुका है कि उसके पास एक नहीं बल्कि कई हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइलें चीन की मिसाइलों से ज्यादा ताकतवर होंगी। इधर मुंबई से दुबई जाने वाले एक प्लेन की उड़ान में 13 घंटे की देरी पर यात्रियों ने हंगामा कर दिया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की यह फ्लाइट दोपहर 3 बजे की थी, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से फ्लाइट ने सुबह 4 बजे उड़ान भरी, जिसकी वजह से करीब 176 यात्रियों को 13 घंटे तक एयरपोर्ट पर ही इंतजार करना पड़ा। गुस्साए यात्रियों ने एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा किया। उधर हरियाणा में सरकारी अस्पतालों में ड्रेस कोड लागू होगा। ये ड्रेस कोड वहां काम कर रहे डॉक्टरों पर ही नहीं बल्कि दूसरे कर्मचारियों पर भी लागू होगा।
और इस ड्रेस कोड को न मानने वाले कर्मचारियों को ड्यूटी से गैर हाजिर माना जाएगा। साथ ही उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। ड्रेस कोड से जुड़ा आदेश हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया। इस बीच दक्षिण अमेरिका के देश पेरू में एक बार फिर सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हो गया। राजधानी लीमा में सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए, जहां उनकी पुलिस वालों से झड़प हो गई, जिसके बाद वहां हालात काफी खराब हो गए। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने उनको जबरदस्ती पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने, जिसके बाद उन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दाग दिए। लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी सड़कों पर हंगामा करते रहे। असल में पेरू में प्रदर्शन की आग पिछले 2 महीने से भड़क रही है। वहां राष्ट्रपति पेड्रो कास्तिलो को पद से हटाकर नई सरकार बनाई गई थी, लेकिन तभी से पेड्रो के समर्थक नई सरकार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर दिल्ली के कीर्तिनगर इलाके में डबल मर्डर का एक मामला सामने आया, जहां एक कमरे में युवक और युवती की लाश मिली, जिनकी पहचान विजय कुमार और आंचल के रूप में हुई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक युवक कमरे में पंखे से लटका मिला, जबकि युवती का शव बिस्तर पर पड़ा दिखा। इस मामले में पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। उधर यूक्रेन के एक सैन्य अधिकारी ने दावा किया कि 24 फरवरी से पहले पुतिन यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में है। 24 फरवरी को यूक्रेन युद्ध को 1 साल पूरा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले पुतिन यूक्रेन की जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं। ये दावा है यूक्रेन के एक सैन्य अफसर का। उनके मुताबिक यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए रूस नए आधुनिक हथियारों की खेप तैयार कर रहा है, ताकि उनका इस्तेमाल सही वक्त पर यूक्रेन जंग में किया जा सके। दावा है कि जंग को 1 साल पूरा होने से पहले यूक्रेन पर भीषण हमले की प्लानिंग है। ऐसा हमला जिसका सामना बीते 1 साल में ज़ेलेंस्की और उसकी सेना ने नहीं किया होगा। और यही वजह है कि यूक्रेन की सेना भी रूस से निपटने की तैयारी तेजी से कर रही है। खबर है कि यूके से मिली लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल यूक्रेन रूस के खिलाफ कर सकता है, ताकि पुतिन के हमले के प्लान पर पानी फिर जाए। इधर जम्मू कश्मीर के रामबन में पहाड़ खिसकने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। लगातार पहाड़ से पत्थर गिरने की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे पर लोगों की आवाजाही बंद हो गई। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरते नजर आए। तभी पहाड़ का बड़ा हिस्सा सड़क पर गिर गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद सड़क को दोनों तरफ से बंद करके पत्थरों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया। इस बीच रूस की सेना ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसकी नौसेना के जवान अटलांटिक सागर में अभ्यास करते नजर आए, जिसकी अगुवाई की एडमिरल गर्शकोव फ्रिगेट ने। रूस का यह महाविनाशक युद्धपोत हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों से लैस है। बताया गया कि इस संयुक्त अभ्यास में रूस के अलावा चीन और दक्षिण अफ्रीका की सेना ने भी हिस्सा लिया। रूस का दावा है कि उसके इस युद्धपोत का तोड़ दुनिया के किसी देश के पास नहीं। रूस के मुताबिक एडमिरल गर्शकोव फ्रिगेट से ज़िरकॉन मिसाइल भी दागी जा सकती है, जो पलक झपकते ही दुश्मन के बड़े से बड़े जहाज को ढेर करने की ताकत रखती है। इस वीडियो के साथ रूस ने दावा किया कि ये उसकी नौसेना का एक सामान्य अभ्यास था, जिसके जरिए उसके जवानों को समंदर में मौजूद दुश्मनों को घेरने और उन्हें वहीं पस्त करने की ट्रेनिंग दी गई। उधर चेन्नई में कोस्ट गार्ड के जवानों ने श्रीलंका से आ रहे सोने की तस्करी का भंडाफोड़ कर दिया। कोस्ट गार्ड के जवानों ने करीब 10 करोड़ का सोना पकड़ा, जो समंदर के रास्ते श्रीलंका से भारत लाया जा रहा था। जिसकी जानकारी मिलते ही खुफिया एजेंसी DRI ने कोस्ट गार्ड के जवानों के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर 18 किलो सोना जब्त कर लिया। पकड़े गए सोने की कीमत करीब 10 करोड़ बताई गई। इधर बिहार के दरभंगा में पुलिस की पेट्रोलिंग टीम पर लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें एक महिला दारोगा समेत एक चौकीदार को चोट लग गई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जैसे हम लोग उतरे कि हमला एक बेक कर दिया। बताया गया कि जिस इलाके में पुलिस पर हमला हुआ, वहां से 2 महिलाओं को शराब बेचने के आरोप में कुछ देर पहले ही गिरफ्तार किया गया था। दावा है कि इसी बात से नाराज गांव वालों ने पेट्रोलिंग टीम के पहुंचते ही उन पर हमला कर दिया। इस बीच यूके की जांच एजेंसी कॉन्फ्लिक्ट आर्मामेंट रिसर्च ने दावा किया कि यूक्रेन में ज्यादा तबाही मचाने के लिए ईरान ने अपने शाहिद 136 ड्रोन में बड़े बदलाव किए थे। बीते दिनों जब रूस के हाथ से सब कुछ छूटता जा रहा था, तब उसके लिए ईरान के कामिकाजे ड्रोन गेम चेंजर साबित हुए थे। और इन ईरानी ड्रोन की मदद से ही रूस ने यूक्रेन की पावर ग्रिड से लेकर बड़ी से बड़ी इमारतों और हथियारों को पलक झपकते ही तहस नहस करके रख दिया था। लेकिन अब जो रिपोर्ट यूके की जांच एजेंसी कॉन्फ्लिक्ट आर्मामेंट रिसर्च ने पेश की, उसने सबको हैरान करके रख दिया। दावा है कि ईरान ने यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए अपने शाहिद 136 ड्रोन में कुछ बदलाव किए थे, लेकिन वो बदलाव छोटे मोटे नहीं थे, इतने भयानक थे कि यूक्रेन से आई तस्वीरें उसका सबूत हैं। ऐसे में इस संगठन का बताया कि कामिकाजे ड्रोन का जो हिस्सा उसे ओडेसा से पिछले साल अक्टूबर में मिला था, उस पर उन्होंने यूक्रेन की सेना के साथ मिलकर रिसर्च की, जिससे यह पता चला कि ईरान ने जो ड्रोन रूस को यूक्रेन पर हमले के लिए दिए थे, वो दूसरे आत्मघाती ड्रोन से अलग थे, क्योंकि उनमें तबाही मचाने वाला ऐसा सामान लगाया गया था कि उससे होने वाले नुकसान से उबर पाना यूक्रेन के लिए बहुत मुश्किल हो गया।
कॉन्फ्लिक्ट आर्मामेंट रिसर्च के एक अधिकारी के मुताबिक ये बदलाव बहुत सोच विचार कर किए गए थे ताकि उनसे होने वाला नुकसान बड़े पैमाने पर हो। उधर रूस से जारी जंग के बीच नेटो का सदस्य देश लिथुआनिया यूक्रेन को 36 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें देगा। लिथुआनिया के रक्षा मंत्री के मुताबिक ये मिसाइलें जल्द यूक्रेन को भेज दी जाएंगी ताकि जेलेंस्की के जवान रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे सके। लिथुआनिया जो 36 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें यूक्रेन को देगा वो बेहद खतरनाक बताई जा रही हैं। यानी जैसे ही जेलेंस्की के जवानों को ये मिलेंगी उनकी ताकत काफी बढ़ जाएगी। लिथुआनिया के रक्षा मंत्री के मुताबिक यूक्रेन के जवानों को इन मिसाइलों से हमले की ट्रेनिंग भी दी गई है। नेटो का सदस्य देश लिथुआनिया जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन के साथ खड़ा है। वो इससे पहले भी हथियारों की मदद यूक्रेन को भेजता रहा है, लेकिन इस बार की उसकी मदद हथियारों की कमी से जूझ रहे यूक्रेन के लिए काफी काम की साबित हो सकती है। इधर जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के बीच बर्फीले तूफान का भी खतरा मंडराने लगा। वहां के आपदा प्रबंधन विभाग ने 12 जिलों में बर्फीले तूफान की चेतावनी दी और लोगों को सतर्क रहने के लिए अलर्ट जारी किया। जम्मू कश्मीर आपदा प्रबंधन विभाग ने 2000 से 2500 मीटर की ऊंचाई वाले इलाकों के बर्फीले तूफान की चपेट में आने की आशंका जताई। उधर अमेरिका की रेडियो फ्री एशिया नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि चीन के वुहान शहर में हजारों रिटायर्ड लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। बताया गया कि प्रदर्शनकारी मेडिकल सुविधाओं में की गई कटौती से नाराज हैं और इसीलिए उन्होंने चीन की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वुहान शहर में हुए जोरदार प्रदर्शन का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें सड़क पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शनकारियों का ही कब्जा नजर आया। प्रदर्शनकारी सुबह से ही सड़क पर उतर आए और रात तक हंगामा करते रहे। रेडियो फ्री एशिया वेबसाइट का दावा है कि प्रदर्शनकारी चीन की सरकार की तरफ से की गई मेडिकल सुविधाओं में कटौती से नाराज हैं। आरोप है कि शी जिनपिंग सरकार ने उन्हें हर महीने मिलने वाली उस रकम में कटौती की है जो उन्हें मेडिकल सुविधाओं के लिए मिलती थी। इधर मध्य प्रदेश में पन्ना जिले के कलेक्टर के बीजेपी सरकार बनाए रखने वाले बयान पर जमकर बवाल हुआ। उनके बयान के विरोध में कांग्रेस के कई कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और उन्होंने कलेक्टर संजय कुमार मिश्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उनका पुतला फूंका। असल में पन्ना के कलेक्टर का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो बीजेपी सरकार का समर्थन करते दिखाई दिए। मेहनत से आपको इस सरकार के साथ आपको बने रहना है। नाराज कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी देर तक सड़क पर उतरकर हंगामा करते रहे। यही नहीं, उन्होंने कलेक्टर के दफ्तर का घेराव कर वहां बीजेपी कार्यालय का पोस्टर भी चिपका दिया। इस बीच उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में पानी पीने से 21 छात्रों की तबीयत खराब हो गई, जिनमें 7 को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां उन छात्रों की हालत खतरे से बाहर बताई गई। डॉक्टरों के मुताबिक दूषित पानी पीने से इनकी तबीयत बिगड़ी। कोई गंभीर साइन सिम्टम्स नहीं है और सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं। छात्रों ने पानी में जहरीला पदार्थ मिलाए जाने की आशंका जताई। उधर पाकिस्तान में PMLN यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी की नेता मरियम नवाज ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर तंज कसा और ये पूछा कि इमरान में ऐसा क्या है कि सारे लोग उन्हें मारना चाहते हैं। 2 दिन पहले इमरान ने यह दावा किया था कि आतंकी संगठन TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान उनकी हत्या करना चाहता है, जिसकी जिम्मेदारी दक्षिण वजीरिस्तान में एक्टिव TTP के आतंकियों को सौंपी गई है। लेकिन TTP ने इमरान खान के इस दावे का खंडन कर दिया। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक TTP ने एक बयान जारी कर ये कह दिया कि उसकी लड़ाई सुरक्षा बलों से है, ना कि इमरान खान से। इसके बाद मरियम नवाज ने उन पर तंज कसा। एबटाबाद में एक रैली के दौरान मरियम नवाज ने ये सवाल पूछा कि आखिर इमरान खान इतने अहम क्यों हैं कि बाकी सब उन्हें मारना चाहते हैं। इससे पहले इमरान खान ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और सेना पर उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। इधर दिल्ली के महरौली इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ DDA यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कार्रवाई शुरू कर दी। इसके लिए DDA अधिकारी बुलडोजर लेकर पूरी तैयारी के साथ पहुंचे, लेकिन जैसे ही मकानों पर बुलडोजर चलने की शुरुआत हुई, लोग अपने आशियाने को बचाने के लिए सड़कों पर जमा हो गए। खासकर महिलाएं घर के दरवाजे पर खड़ी हो गईं, जिन्हें हटाने के लिए महिला सुरक्षा कर्मियों को आगे किया गया, लेकिन कोई टस से मस नहीं हुआ, जिसके बाद महिलाओं को जबरन खींचकर हटाना शुरू किया गया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद, और फिर किसी तरह गाड़ी पर सवार सभी लोगों को बचा लिया गया। इसी तरह की कई तस्वीरें शहर से सामने आई, जिनमें हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी भरा दिखाई दिया। कुछ सड़कों पर तो कमर तक पानी भरा दिखा, जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे सड़क पर कोई नदी बह रही हो। बताया गया जो बांध टूटा वो ओरोंटिस नदी पर बना था, जिसका जलस्तर पिछले हफ्ते से लगातार हो रही बारिश की वजह से काफी बढ़ गया था। ऊपर से 6 फरवरी को आए भूकंप की वजह से बांध में दरारें पड़ गई थी, जिसकी भनक लगते ही बांध को टूटने से बचाने की कोशिश तेज हो गई। लेकिन पानी के बढ़ते दबाव को बांध झेल नहीं पाया और वो टूट गया, जिससे आसपास के इलाके में बाढ़ आ गई। मकानों में घुटनों के ऊपर तक पानी घुस गया।
जबकि सैकड़ों एकड़ खेत पानी भरने से तालाब में तब्दील हो गए। दावा किया जा रहा है कि बांध के टूटने से आई बाढ़ की वजह से शहर से 500 से ज्यादा परिवार पलायन कर चुके हैं। लेकिन यह हालात सिर्फ सीरिया के नहीं है, बल्कि भूकंप की मार झेल रहे तुर्की में भी कुछ ऐसा ही घटा, क्योंकि तुर्की के इस्केंदरन शहर पर समंदर के पानी ने कब्जा जमा लिया है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में शहर की तमाम सड़कों पर पानी भरा दिखाई दिया। कुछ जगहों पर तो समंदर के पानी में कारें तक डूबी नजर आईं। तुर्की का इस्केंदरन शहर समंदर के किनारे बसा है और एक रिपोर्ट के मुताबिक 7.7 और 7.6 की तीव्रता के 2 भूकंप आने के बाद समंदर का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे इस्केंदरन शहर में समंदर का पानी घुस गया। हालांकि प्रशासन ने वहां राहत बचाव का काम शुरू कर दिया है, लेकिन इस घटना ने तुर्की की सरकार को डरा कर रख दिया, क्योंकि भूकंप की वजह से समंदर के जलस्तर बढ़ने से कई शहरों पर डूबने का खतरा मंडराने लगा है। इस बीच खबर है कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद पश्चिमी देशों से मदद नहीं मिलने पर भड़क गए। 4 दिन पहले यानी 6 फरवरी को आए विनाशकारी भूकंप की वजह से सीरिया और तुर्की में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और इमारतों के मलबे में अब भी सैकड़ों लोग दबे हैं, जिन्हें निकालने के लिए दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस भूकंप से सबसे ज्यादा तबाही तुर्की में मची है। हालांकि सीरिया में भी हालात काफी खराब है। मुसीबत की इस घड़ी में दुनिया भर के 70 से ज्यादा देशों ने तुर्की को राहत सामग्री और बचाव टीमें भेजी हैं, जबकि सीरिया को तुर्की के मुकाबले कम मदद भेजी जा रही है। और इसी वजह से सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने पश्चिमी देशों पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। नाराजगी दिखाने के लिए बाकायदा उन्होंने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने पश्चिमी देशों को सीरिया के लिए मदद नहीं भेजने पर जमकर कोसा। जबकि 2 दिन पहले इजरायल ने मदद का हाथ बढ़ाया था, लेकिन सीरिया ने उससे मदद लेने से इनकार कर दिया था। हालांकि सीरिया के लोगों का दर्द कम करने के लिए भारत जी जान से जुटा है और तुर्की की तरह ही भारत से राहत सामग्री लेकर एक मालवाहक विमान पहले ही सीरिया पहुंच चुका है। दवा, ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े और रोशनी करने वाले उपकरणों के साथ साथ कई जरूरी चीजें भी भेजी गई हैं। और अब एक बार फिर भारत सीरिया को जरूरी सामान भेजने की तैयारी कर रहा है। सीरिया के लिए हम राहत सामग्री भी तैयार कर रहे हैं। भूकंप आने के बाद सीरिया ने भारत से मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत तुर्की के साथ साथ सीरिया को भी जरूरत का सामान भेज रहा है, ताकि भूकंप से प्रभावित लोगों को मदद मिल सके। वही खबर है कि मुसीबत में फंसे तुर्की के लिए ऑपरेशन दोस्त बेहद अहम साबित हुआ। तुर्की की सरकार भारत की तारीफ करती नहीं थक रही। इसकी बड़ी वजह यह है कि तुर्की की मदद करने के मामले में भारत दुनिया के विकसित देशों से भी काफी आगे रहा, जिसकी वजह से तुर्की के लिए इस लड़ाई में भारत सबसे अहम सहयोगी साबित हुआ। 6 फरवरी को आए जलजले ने तुर्की को झकझोर कर रख दिया था, लेकिन इस घटना के 24 घंटे पूरे होने से पहले ही भारत का बचाव दल तुर्की पहुंच गया। तुर्की से भारत की दूरी 4000 किलोमीटर है, लेकिन फिर भी तुर्की की मदद पहुंचाने वाला पहला देश भारत बन गया। मदद लेकर अमेरिका का प्लेन तुर्की की सीमा में 7 फरवरी को दोपहर 2 बजे पहुंचा था। जर्मनी की तरफ से भेजी गई टीम दोपहर 12 बजे तुर्की की सीमा में पहुंची थी। ब्रिटेन का बचाव दल दोपहर 1 बजे तुर्की की सीमा में पहुंचा, लेकिन भारत का C-17 ग्लोब मास्टर सुबह 10 बजे ही तुर्की में लैंड हो चुका था। यानी इंसानियत को बचाने के लिए भारत ने दुनिया के विकसित और बड़े देशों को भी पीछे छोड़ दिया। और भारत ने जो अभियान 7 फरवरी को शुरू किया वो थमा ही नहीं, बल्कि लगातार आगे बढ़ता गया। अब तक भारत की तरफ से NDRF की टीमों के अलावा कई टन राहत सामग्री भी तुर्की पहुंचाई जा चुकी है और भारत की एजेंसियां पूरी मुस्तैदी में ऑपरेशन दोस्त में जुटी हुई हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बताया कि उनकी सरकार तुर्की की मदद के लिए दिन रात काम कर रही है। उन्होंने ये भी लिखा कि भारत की कोशिश तुर्की में ज्यादा से ज्यादा जिंदगियों को बचाने की है। भारत की तरफ से भेजी गई मदद में 130 टन राहत सामग्री शामिल है। इसके अलावा NDRF की 3 टीमें तुर्की भेजी जा चुकी हैं और खोजी कुत्तों के दल भी तुर्की भेजे गए हैं, ताकि मलबे में दबी जिंदगियों को ढूंढना आसान हो सके। माना जा रहा है कि तुर्की को फिर से बसाने के लिए ऑपरेशन दोस्त लंबा चल सकता है। ब्रेकिंग न्यूज तुर्की में आए भूकंप पर। भूकंप को पश्चिमी देशों की साजिश बताकर तुर्की ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। मतलब तुर्की का दावा यह है कि जिस भूकंप ने वहां 19,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली, वो कुदरती नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत पश्चिमी देशों ने उसे अंजाम दिया। यानी तकनीक की मदद से तुर्की को इतने झटके दिए गए कि उसके कई इलाके कब्र बन गए। और तबाही के ऐसे ही हालात के बीच तुर्की का यह दावा बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि तुर्की के मुताबिक भूकंप के लिए अमेरिका का हार्प यानी हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम जिम्मेदार है। और इसी प्रोग्राम की मदद से तुर्की में भूकंप पैदा किया गया। तुर्की की राजधानी अंकारा के मेयर ने यह बड़ा दावा करते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट किए, जिनमें उन्होंने ये आरोप लगाया कि तुर्की को निशाना बनाया गया और उसके पास के समंदर में ऐसी तरंगे पैदा की गईं जिससे तुर्की में भीषण भूकंप आ गया। बताया गया कि तुर्की में भूकंप आने से पहले आसमान में तेज बिजली कड़कती दिखाई दी थी। इसके साथ ही तुर्की के पास के समंदर में 2 अमेरिकी जहाज भी देखे गए थे।
आशंका जताई गई कि इसी जहाज पर अमेरिका का हार्प यानी हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम से जुड़ा सिस्टम रखा था और तुर्की में भूकंप लाने के लिए इसी का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि अमेरिका का यह हार्प सिस्टम बेहद ताकतवर तरंगे छोड़ने में सक्षम है और इसका इस्तेमाल पृथ्वी के वातावरण की सबसे बाहरी परत आयनोस्फीयर की जानकारी जुटाने के लिए किया जाता है। आयनोस्फीयर धरती की सतह से करीब 50 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होता है और वहां हो रहे बदलाव या फिर दूसरी जानकारियां जुटाने के लिए हार्प से छोड़ी गई तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है, जो बेहद हाई फ्रीक्वेंसी की होती है। और तुर्की ने आशंका जताई कि इसी सिस्टम का इस्तेमाल समंदर की गहराई में करके भूकंप पैदा किया गया। तुर्की ने अपने आरोप को साबित करने के लिए दलील भी दी। तुर्की के मुताबिक वहां भूकंप आने से पहले ही एक-एक करके हॉलैंड, जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम समेत कुल 9 देशों ने अपने दूतावास बंद कर दिए थे और इन्हीं कड़ियों को जोड़ते हुए तुर्की ने भूकंप के पीछे पश्चिमी देशों का हाथ बताया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है सीरिया से। वहां एक नदी पर बना बांध अचानक फट गया, जिसकी वजह से सीरिया और तुर्की के बॉर्डर पर बसा अत-तलुल शहर पूरी तरह पानी में डूब गया। बताया गया कि 3 दिन पहले आए भूकंप की वजह से बांध में दरारें पड़ गई थी और जब बांध टूटा तो वहां तबाही आ गई। बांध के टूटने के बाद पूरे इलाके में पानी भर गया है। शहर में बने मकान पानी में डूब गए हैं। ये भूकंप के आने के बाद बांध टूटा है। सड़कों पर बाढ़ के पानी ने कब्जा भरी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर एक ऐसी भविष्यवाणी सामने आई जो पूरी दुनिया को खौफ से भर सकती है, क्योंकि ये बाबा वेंगा और नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणियों से भी ज्यादा डरावनी है। इस भविष्यवाणी के मुताबिक दुनिया के पास सिर्फ 18 दिन बचे हैं, क्योंकि 18 दिनों के बाद पूरी धरती पर एलियन का कब्जा हो जाएगा। मतलब ये कि 18 दिनों बाद दुनिया से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा और धरती के हर कोने पर बस एलियन ही दिखाई देंगे। जमीन से लेकर आसमान तक एलियन का कब्जा हो जाएगा। वो पूरी दुनिया में तबाही मचा देंगे, ऐसी तबाही जैसी अब तक लोगों ने सिर्फ फिल्मों में ही देखी है। लेकिन अब जो भविष्यवाणी लोगों के सामने आई है उसके मुताबिक एलियन धरती से बस कुछ दिनों की ही दूरी पर है और 18 दिनों के बाद पूरी दुनिया पर एलियन का अधिकार हो जाएगा, जिसके बाद इंसानों के लिए इस धरती पर कोई जगह नहीं बचेगी। और दुनिया को डरा देने वाली यह भविष्यवाणी खुद को टाइम ट्रैवलर बताने वाले एक शख्स ने की है, जिसका दावा है कि वो साल 2858 से वापस होकर आया है और 835 साल आगे भविष्य में जाने के दौरान ही उसने दुनिया में बड़ी तबाही होती हुई देखी। खबरों के मुताबिक उसने 2023 में 5 बड़ी घटनाओं के होने का दावा किया, जिनमें धरती पर एलियन का कब्जा होने की घटना सबसे खतरनाक होगी। और यह दावा करने वाले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर @darkness_time_travel नाम से अकाउंट बना रखा है। इसी अकाउंट पर वो वीडियो डालता है, लेकिन इस बार उसने जो वीडियो डाला उसने लोगों को डरा दिया, क्योंकि उसने सिर्फ धरती पर एलियन के कब्जे का ही दावा नहीं किया, बल्कि 2023 में होने वाली दूसरी बड़ी घटनाओं का भी जिक्र किया। हालांकि उसकी इन भविष्यवाणियों पर सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी भविष्य में जाने के दावे और इस तरह की भविष्यवाणियां इंटरनेट पर कई बार की जा चुकी हैं, जिनमें ज्यादातर दावे गलत ही साबित हुए हैं। इधर दिल्ली के मेहरौली इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ डीडीए यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कार्रवाई शुरू कर दी और इसके लिए डीडीए अधिकारी बुलडोजर लेकर पूरी तैयारी के साथ पहुंचे। लेकिन जैसे ही मकानों पर बुलडोजर चलने की शुरुआत हुई, लोग अपने आशियाने को बचाने के लिए सड़कों पर जमा हो गए। खासकर महिलाएं घर के दरवाजे पर खड़ी हो गईं, जिन्हें हटाने के लिए महिला सुरक्षा कर्मियों को आगे किया गया, लेकिन कोई टस से मस नहीं हुआ, जिसके बाद महिलाओं को जबरन खींचकर हटाना शुरू किया गया। इस दौरान आंखों में आंसू लिए कुछ महिलाएं तो महिला सुरक्षा कर्मियों से भिड़ गईं। डीडीए का आरोप है कि ये इमारतें अवैध तरीके से बनाई गईं। लेकिन बुलडोजर वाले एक्शन का विरोध कर रहे लोगों का सवाल है कि मकानों की रजिस्ट्री होने और हाउस टैक्स चुकाने के बाद भी निर्माण अवैध कैसे हुआ। ऐसे में जब डीडीए की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची तो वहां हंगामा खड़ा हो गया। अभी भी रजिस्ट्री चल रही है, नोटिस आने के बाद वो कैसे चल रही है फिर? लोगों की शिकायत है ये कार्रवाई अचानक शुरू की गई, लेकिन डीडीए का दावा है कि नोटिस देने के बाद भी जब लोगों ने घर खाली नहीं किए तब ये एक्शन शुरू हुआ। मेरे पीछे आप तस्वीरें देखेंगे, तस्वीरें कुछ ऐसी जो लोगों के आशियाने उजाड़ने की हैं। हालांकि दिन भर के हंगामे के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने इस कार्रवाई पर 16 फरवरी तक के लिए रोक लगा दी। उधर खबर है कि अमेरिका जल्द ही H-1B वीजा के नए नियम लागू कर सकता है। ये वीजा अमेरिका में नौकरी करने आए दूसरे देश के लोगों को दिया जाता है, जिसमें होने वाले बदलाव से सबसे ज्यादा फायदा वहां काम करने वाले भारतीयों को होगा। इस फैसले के लागू होने के बाद वीजा की अवधि बढ़ाने के लिए लोगों को अपने देश नहीं लौटना पड़ेगा, बल्कि अमेरिका में रहते हुए ही उन्हें ये सुविधा मिल सकेगी। जानकारी के मुताबिक अमेरिका की सरकार साल के अंत में इसका ट्रायल करेगी। इस बीच मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन का एक ट्वीट विवाद की वजह बन गया। तस्लीमा नसरीन ने उन कट्टर इस्लामी संगठनों और नेताओं को निशाने पर लिया
जो स्वीडन पर कहर की भविष्यवाणी कर रहे थे। और उन्होंने ट्वीट में कहा कि अल्लाह ने तो तुर्की को ही सजा दे दी। स्वीडन से इस्लामी कट्टरपंथियों की शिकायत 1 महीने पुरानी है। नेटो में स्वीडन की सदस्यता पर तुर्की अड़ंगा लगा रहा था, इसलिए स्वीडन में तुर्की के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। ऐसे ही विरोध प्रदर्शन में कुरान की प्रति जलाई गई थी। इस घटना का विरोध तुर्की ने तो किया ही था, दुनिया के तमाम मुस्लिम देश एक हो गए थे। उसी वक्त इस्लामी कट्टरपंथियों ने कहा था कि अल्लाह स्वीडन को कड़ी सजा देगा, लेकिन जब तुर्की पर तबाही आई तो तस्लीमा नसरीन कट्टरपंथियों को आईना दिखाने लगी। अपने ट्वीट में उन्होंने ये भी लिखा कि किसी भी भूकंप का अल्लाह से कोई संबंध नहीं है। लेकिन मुस्लिम कट्टरपंथियों का गुस्सा कुरान की प्रतियां जलाए जाने की घटना पर अब तक ठंडा नहीं पड़ा है, बल्कि अब तो दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन ISIS ने भी स्वीडन समेत पूरे यूरोप के खिलाफ जंग छेड़ दी। और खबर तो यहां तक है कि ISIS ने इस घटना का बदला लेने की तैयारी कर ली है। मुस्लिम कट्टरपंथी संगठनों से जुड़ी खबरें छापने वाली वेबसाइट jihadwatch.org के मुताबिक इस्लामिक स्टेट की तरफ से आतंकियों को स्वीडन की घटना का बदला लेने का आदेश दे दिया गया है। इस बार यह खतरा इसलिए बढ़ा है क्योंकि निशाने पर सिर्फ स्वीडन नहीं है, बल्कि पूरा यूरोप है। कहा तो यहां तक गया कि ये 1400 साल से चली आ रही ईसाइयों और मुस्लिमों की लड़ाई का एक हिस्सा है। इससे पहले 2015 और 2016 में भी इस्लामिक स्टेट ने यूरोप में बड़े आतंकी हमले किए थे। हालांकि बाद में ISIS के कमजोर पड़ने के बाद ये हमले बंद हो गए थे। माना जा रहा है कि स्वीडन की घटना का इस्तेमाल ISIS अपने बेजान संगठन में जान फूंकने के लिए कर सकता है। इधर मध्य प्रदेश के कई शहरों में तंदूर पर बैन लगाए जाने से रेस्टोरेंट चलाने वाले लोग नाराज हो गए। राज्य सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए तंदूर पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया था, जिसका मतलब यह कि अब भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में तंदूरी रोटी नहीं मिल पाएगी। यही वजह है कि वहां रेस्टोरेंट चलाने वाले लोग इस फैसले से नाराज हो गए। ग्राहकों को भी समझाना पड़ेगा कि अब गैस की आपको रोटी खाना पड़ेगी। राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक अगर कोई भी रेस्टोरेंट नियमों का उल्लंघन करता पाया जाएगा तो उससे 5 लाख रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। इस बीच राजस्थान में चुनाव से पहले अशोक गहलोत ने अपना आखिरी बजट पेश किया और आम लोगों को ढेर सारे तोहफे दिए। इस बजट में गहलोत ने हर वर्ग को कुछ न कुछ खास देने की कोशिश की और महिलाओं, किसानों, छात्रों और गरीबों को सौगात दी। राजस्थान में ये चुनावी साल है और गहलोत ने अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया, जिसमें गरीब परिवारों को 19,000 करोड़ का महंगाई राहत पैकेज देने का ऐलान किया गया, जिसके तहत 1 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन मिलेगा। इसके अलावा 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर और 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की भी योजना है। इसका मतलब जनता का मूड लगता है इस बार कि हमारी गुड गवर्नेंस को लोगों ने परखा है। 2028 के विधानसभा चुनाव को लक्ष्य बनाकर चल रहे गहलोत के बजट में छात्रों और किसानों को भी बहुत कुछ दिया गया। उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुराने बजट की कॉपी पढ़ने पर बीजेपी ने तंज कस दिया। वित्त मंत्री ने सदन में विपक्ष पर तंज कसते हुए बयान दिया और गहलोत के पुराने बजट की कॉपी पढ़ने पर तंज कसा। राजस्थान में गड़बड़ है भैया, पिछले साल के बजट इस साल पढ़ रहे हैं। जबकि अशोक गहलोत अपनी गलती पर पर्दा डालते नजर आए। उसमें मान लीजिए कोई पेज आ गया गलती से, वो ठीक कर लिया। विधानसभा में अपना बजट पेश करने के दौरान अशोक गहलोत पुरानी कॉपी पढ़ते रहे, जिसके बाद उन्हें उनके ही एक मंत्री ने धीरे से टोका, जिसके बाद उन्होंने अपनी गलती सुधारी। इस बीच यूक्रेन की राजधानी कीव के इंडस्ट्रियल जोन में मौजूद एक इमारत में धमाका होने से 4 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ तब उस इमारत के अंदर 10 लोग मौजूद थे, जो कि धमाके की चपेट में आ गए, जिनमें कुछ की मौत हो गई और कुछ जख्मी हो गए। इस ब्लास्ट के बाद कीव की इमरजेंसी सर्विस की टीम वहां पहुंची और राहत बचाव का काम शुरू किया गया। बुरी तरह तबाह हो चुकी इमारत के मलबे के बीच से घायल हुए लोगों और शवों को निकाला गया। इस काम में खुदाई करने वाली एक मशीन की भी मदद ली गई। कई घंटों तक मलबे में जिंदगी की खोज जारी रही और जैसे जैसे मलबे के बीच से लोग निकलते गए, उन्हें एम्बुलेंस के जरिए इलाज के लिए अस्पताल भेजा जाता गया। लेकिन अभी यह पता नहीं चला है कि यह महज एक हादसा था या रूस का हमला। इस बीच यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि उसने कीव में रूस की 10 मिसाइलों को मार गिराया, जिनमें एक मिसाइल के कुछ हिस्से एक इलाके में जाकर गिरे और उन्होंने 2 कारों, एक मकान और बिजली के तारों को भारी नुकसान पहुंचाया। जो तस्वीरें वहां से सामने आई, उनमें कीव प्रशासन और वहां की इमरजेंसी सर्विस के कुछ कर्मचारी उस जगह पर दिखे जहां रूसी मिसाइल के वो हिस्से जाकर गिरे थे। तस्वीरों में एक कार और एक मकान के शीशे टूटे दिखे और कीव प्रशासन के अधिकारी इलाके का मुआयना करते नजर आए। कीव के मेयर के मुताबिक रूस की तरफ से क्रूज मिसाइल लेकर उड़ान भरने की क्षमता रखने वाला Tu-95 बॉम्बर भेजा गया था, जिस पर यूक्रेन ने हमला बोल दिया। इधर बिहार में मुजफ्फरपुर में धरने के दौरान हुई गोलीबारी में एक नाबालिग लड़के की मौत हो गई। बताया गया कि वहां 2 मोटरसाइकिलों पर 3 बदमाश पहुंचे और फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन गांव वालों की मदद से 2 बदमाश पकड़े गए।
दोनों अपराधी हैं, दोनों 26 लाख लूट के कांड में पहले भी जेल जा चुके हैं। बताया गया कि कांटी पावर प्लांट इलाके में ठेकेदारी विवाद पर मजदूर धरना दे रहे थे, तभी ये गोलीबारी हुई। उधर पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया कि जेलेंस्की क्राइमिया को वापस लेने के लिए आखिरी वार करने वाले हैं। यूक्रेन का हिस्सा रहे क्राइमिया पर रूस ने 2014 में कब्जा कर लिया था और तभी से क्राइमिया यूक्रेन के लिए एक दुखती रग रहा है, क्योंकि रूस 8 साल से भी ज्यादा वक्त से क्राइमिया में शान से खड़ा है। उसने वहां अपने हथियारों के बड़े डिपो बना रखे हैं। इसके साथ ही क्राइमिया में रूस के एयरबेस और नेवल बेस भी हैं, जहां लड़ाकू विमान और जंगी जहाज यूक्रेन पर हमले के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। क्राइमिया हाथ से जाने का दुख तो जेलेंस्की को सबसे ज्यादा जंग छिड़ने के बाद महसूस हुआ, क्योंकि क्राइमिया के रास्ते भी रूस की फौज ने यूक्रेन पर बड़ा हमला बोला था। यही वजह है कि जेलेंस्की किसी भी हाल में क्राइमिया को वापस पाना चाहते हैं और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक उन्होंने इसके लिए फाइनल अटैक की तैयारी भी कर ली है, जिसका संकेत उन्होंने अपने यूके के दौरे पर ही दे दिया था। एक रोज पहले ही जेलेंस्की ने वहां के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात करने के साथ ही वहां की संसद को भी संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने ताल ठोकी थी कि वो रूस से उन सभी इलाकों को छीन लेंगे जिस पर उसने कब्जा किया है। और माना जा रहा है कि उनकी नजर सबसे पहले क्राइमिया पर ही है, जिसे वापस पाने के लिए जेलेंस्की ने यूके से एक खतरनाक मिसाइल देने की मांग की। स्टॉर्म शैडोज नाम की ये क्रूज मिसाइल बेहद खतरनाक बताई जाती है, जो 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर हमला बोल सकती है और 550 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी ठिकाने लगा सकती है। हालांकि यूके इस बात पर विचार कर रहा है कि ये मिसाइल यूक्रेन भेजी जाए या नहीं, लेकिन माना जा रहा है कि जेलेंस्की जल्द ही यूके को मनाकर स्टॉर्म शैडोज मिसाइल हासिल कर लेंगे। इधर नागपुर टेस्ट में 2 दिन के बाद ही मैच पूरी तरह भारत की मुट्ठी में दिखने लगा। पहली पारी में भारतीय टीम को 144 रन की बढ़त मिल चुकी है, जबकि भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल अब भी क्रीज पर मौजूद हैं। स्पिन गेंदबाजी के लिए मददगार पिच पर भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को छकाते रहे। शानदार 120 रन बनाने के बाद जब रोहित शर्मा आउट हुए, तब तक भारतीय टीम को करीब 50 रन की बढ़त हासिल हो चुकी थी, लेकिन तब तक रविंद्र जडेजा ने पांव जमा लिए थे। जडेजा और अक्षर पटेल के बीच 81 रनों की साझेदारी हो चुकी है। अक्षर पटेल 52 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं और रविंद्र जडेजा 66 रन बना चुके हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के लिए डेब्यू करने वाले स्पिन गेंदबाज टॉड मर्फी सबसे कामयाब रहे, जिन्होंने भारत के 5 खिलाड़ियों को आउट किया। इस बीच ताइवान से तनाव के बीच चीन की तरफ से अपने कुछ टैंकों के अभ्यास का एक वीडियो जारी किया गया। यह वीडियो चीन की सेना ने शेयर किया, जिसके जरिए चीन ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। खासकर यह अभ्यास दिखाकर चीन ने ताइवान को डराना चाहा। सामने आए वीडियो में चीन की सेना के अलग अलग टैंक गोलाबारी कर पूरे इलाके को दहलाते नजर आए। वीडियो में दिखा कि उबड़ खाबड़ रेतीले रास्ते पर चीन की सेना के ये टैंक अपने टारगेट को तबाह करते हुए बड़ी आसानी से आगे बढ़ गए, लेकिन उन टैंकों से हमला इतना जोरदार था कि काफी दूर तक धूल ही धूल उड़ती दिखाई दी। उधर हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट ने चीन की टेंशन बढ़ा दी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ताइवान ने हाल ही में चीन तक मार करने वाली क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया, जो चीन के कई बड़े शहरों में तबाही मचाने की ताकत रखती है। दावा है कि ताइवान की नई क्रूज मिसाइल 1200 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकती है। ऐसे में इस मिसाइल से चीन के वुहान समेत उसके पूर्वी तट के ज्यादातर शहरों को निशाना बनाया जा सकता है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक नई क्रूज मिसाइल का टेस्ट ताइवान की सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनी ने किया। बताया गया कि वो इस महीने इस तरह के 4 और टेस्ट करने की तैयारी में जुटी है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया। 12 फरवरी तक चलने वाली इस समिट को प्रधानमंत्री समेत कारोबार जगत के कई दिग्गजों ने भी संबोधित किया, जिनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी शामिल रहे। आज नए भारत के लिए उत्तर प्रदेश आशा का केंद्र बन गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने भी कार्यक्रम में मौजूद सभी निवेशकों को संबोधित किया। ये निवेश सबके लिए शुभ हो। इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को राज्य के आर्थिक विकास के लिए अहम बताया। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में प्रयास का एक अभिन्न हिस्सा है। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने दुनिया भर के कारोबारियों को यूपी में निवेश के लिए आमंत्रित भी किया। उधर यूक्रेन में जारी जंग के बीच मोल्दोवा की प्रधानमंत्री नतालिया गैव्रिलिता ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद उन्होंने यह आशंका जताई कि जिस तरह से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, ठीक उसी तरह आने वाले कुछ दिनों में पुतिन की सेना मोल्दोवा पर भी धावा बोल देगी। यानी यूक्रेन की तरह मोल्दोवा पर भी जंग का खतरा मंडराने लगा है।
कुछ रोज पहले ही रूस ने भी ये संकेत दिए थे कि मोल्दोवा उसका अगला टारगेट हो सकता है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन की तरह मोल्दोवा भी नेटो में शामिल होने की जिद पर अड़ा है और यही बात पुतिन को कांटे की तरह चुभने लगी है। लेकिन मोल्दोवा की परेशानी तब और बढ़ गई जब वहां की प्रधानमंत्री नतालिया गैव्रिलिता ने अचानक इस्तीफे का ऐलान कर दिया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ये आशंका भी जताई कि आने वाले दिनों में पुतिन की सेना यूक्रेन की तरह मोल्दोवा में घुस आएगी। और इसी दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी यह दावा किया। पुतिन मोल्दोवा पर चढ़ाई करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। जेलेंस्की के इस दावे के मोल्दोवा की खुफिया एजेंसी ने भी पुष्टि की है। और पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि यूक्रेन की तरह पुतिन मोल्दोवा को बर्बाद कर देंगे। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि रूस की सेना यूक्रेन के दक्षिणी और पूर्वी इलाके में लगातार आगे बढ़ती जा रही है और यूक्रेन के ये दोनों इलाके मोल्दोवा से जुड़े हैं। यही नहीं, मोल्दोवा का ट्रांसनिस्ट्रिया इलाका रूस के इशारे पर काम करने वाले अलगाववादियों के कब्जे में है। मतलब ये कि वहां पहुंचना पुतिन की सेना के लिए बाएं हाथ का खेल है। और मोल्दोवा की सरकार का कहना है कि ट्रांसनिस्ट्रिया के जरिए पूरे मोल्दोवा पर कब्जा करना रूस के लिए कुछ ही दिन का काम है। यह आशंका इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि मोल्दोवा में रूस की 2 कलिब्र मिसाइलें गिरी। जेलेंस्की ने इन मिसाइलों के गिरने का दावा करते हुए जल्द मोल्दोवा पर हमले की आशंका जताई। इधर जम्मू कश्मीर के डोडा में जमीन खिसकने से लोगों में दहशत मच गई, जिसके बाद जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। वहां मैदानी इलाकों में लगातार बारिश के साथ बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से पहाड़ों से लगातार पत्थर खिसक रहे हैं। इसलिए प्रशासन ने एहतियातन डोडा से किश्तवाड़ जाने वाली सड़क को बंद कर दिया। इसी इलाके में कुछ दिनों पहले कई घरों में दरारें भी आ गई थीं और 3 घर तो जमींदोज हो गए थे। प्रशासन के मुताबिक कुछ और घरों पर अब भी खतरा बना हुआ है। उधर पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह दावा किया कि प्रधानमंत्री रहने के दौरान इमरान खान ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को गाली दे दी थी, जबकि संकट के समय में सऊदी अरब हमेशा कंगाल पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उसे भारी भरकम कर्ज भी देता रहा है। लेकिन इमरान खान ने प्रधानमंत्री रहने के दौरान उसी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को गाली दे दी। ये दावा पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इमरान खान ने कैबिनेट की एक बैठक के दौरान मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ पंजाबी भाषा में गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था। बाजवा ने भी दावा किया कि बाद में इमरान खान की इस हरकत की सूचना उनकी ही सरकार के एक मंत्री ने इस्लामाबाद में सऊदी अरब के राजदूत को दे दी थी। इस बीच मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम्स विभाग ने 94 लाख रुपयों से ज्यादा की कीमत की विदेशी करेंसी बरामद करने का दावा किया। यह बरामदगी 2 अलग अलग मामलों में की गई, जिनमें 90,000 अमेरिकी डॉलर और इतनी ही संयुक्त अरब अमीरात की करेंसी दिरहम पकड़े जाने की बात कही गई। विदेशी करेंसी को ड्राई फ्रूट के डब्बे और गत्ते के बॉक्स में छिपा कर लाया गया था। उधर इजराइल ने 2 टूक बोल दिया कि वो सीरिया पहुंचने वाले हर उस हथियार को मार गिराएगा जो ईरान मदद की आड़ में भेज रहा है, क्योंकि इजराइल की खुफिया एजेंसी को खबर मिली कि ईरान सीरिया में आए भूकंप का फायदा उठा रहा है और मदद के नाम पर सीरिया में हथियारों की बड़ी खेप पहुंचा रहा है, जो गुपचुप तरीके से हिजबुल्लाह तक पहुंचाए जा रहे हैं। ईरान की सेना ने वैसे ही सीरिया में डेरा डाला हुआ है और कुछ दिन पहले सीरिया में आए खतरनाक भूकंप ने उसे इजराइल के खिलाफ साजिश रचने का मौका दे दिया। कम से कम इजराइल की खुफिया एजेंसियों को तो ऐसा ही लगता है और इसीलिए उसने ईरान की हर हरकत पर नजर रखनी शुरू कर दी। ये जानकारी इजराइल की सेना के एक अधिकारी ने वहां के मीडिया को दी, जिसके बाद ये खबर बाहर आ गई कि ईरान मदद के नाम पर सीरिया में अपना उल्लू सीधा कर रहा है। इजराइल को इसलिए भी शक हुआ कि भूकंप के बाद से लगातार ईरान के विमान सीरिया में लैंड कर रहे हैं, जबकि सीरिया ने इजराइल से मदद तक नहीं मांगी। इजराइल का कहना है कि वो सीरिया में लोगों की मदद करने को तैयार है, लेकिन सीरिया उससे मदद ही नहीं मांग रहा। तो वही ईरान के विमान धड़ाधड़ वहां लैंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से नेतन्याहू का शक गहराता जा रहा है और इसीलिए उन्होंने बोल दिया कि वो सीरिया में ईरान के हर हथियार को मार गिराने से नहीं चूकेंगे। इधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी शनेल ईरानी की उनके दोस्त अर्जुन भल्ला के साथ शादी हो गई। समारोह राजस्थान में नागौर के खीवसर जिले में आयोजित किया गया, जिसमें स्मृति ईरानी का पूरा परिवार और उनके करीबी रिश्तेदार शामिल हुए। स्मृति ईरानी की बेटी शनेल के पति अर्जुन भल्ला और उनका परिवार कनाडा में रहता है। शनेल और अर्जुन की सगाई दिसंबर 2021 में हुई थी। इस बीच देश में पहली बार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम का बड़ा भंडार मिला है, जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक कार, लैपटॉप और मोबाइल फोन जैसे उपकरणों की बैटरी बनाने में किया जाता है, जिसके लिए भारत दूसरे देशों पर निर्भर है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में मौजूद सलाल हेमना गांव में लिथियम का भंडार मिला है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक पूरे इलाके में करीब 59 लाख टन लिथियम मौजूद है, जिसकी जानकारी मिलने के बाद इलाके के लोग भी बेहद खुश नजर आए। ये हमारे लिए भाग्य खुला है
कि ये हमारा सलाल चमकेगा एक दिन। लिथियम का इस्तेमाल बैटरियों में होता है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियों में, लैपटॉप की बैटरियों में, मोबाइल फोन की बैटरियों में। इनके अलावा खिलौनों की बैटरियों और घड़ी की बैटरियों में भी लिथियम का इस्तेमाल होता है। अभी भारत, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया से लिथियम का आयात करता है, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि रियासी जिले में लिथियम का भंडार मिलने के बाद भारत इसमें भी आत्मनिर्भर बन जाएगा। इधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन किया। बताया गया कि इन खेलों में देश भर के 1500 से भी ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिनका गुलमर्ग पहुंचने पर वहां मौजूद लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए स्वागत किया। इस मौके पर कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ गुलमर्ग पहुंचे। जहां कभी पथराव की घटनाएं होती थी, आज वहां फुटबॉल खेला जाता है। बताया गया कि इस बार खेलो इंडिया विंटर गेम्स में आइस हॉकी, आइस स्केटिंग और स्नो बोर्डिंग समेत 11 अलग अलग तरह की प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। इस बीच खबर है कि रूस ने एक बार फिर जापोरिजिया पर मिसाइलों की बौछार कर दी। उसने ये मिसाइल हमला सुबह के वक्त किया और 1 घंटे के अंदर जापोरिजिया पर बरसी 17 मिसाइलों ने ऐसा कहर बरपाया कि शहर की सूरत बदल गई। जापोरिजिया के मेयर ने आरोप लगाया कि रूस ने जानबूझकर उनके बिजली के प्लांटों पर हमले किए ताकि जापोरिजिया को भी खार्किव की तरह अंधेरे में डुबोया जा सके। और इस हमले को जापोरिजिया के लिए अब तक का सबसे खतरनाक हमला बताया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि रूसी मिसाइलों के विस्फोट से करीब 10 पावर स्टेशन तबाह हो गए, जिसका नुकसान जापोरिजिया के 25,000 से ज्यादा लोगों को उठाना पड़ा। हालांकि वहां राहत और बचाव का काम तेज कर दिया गया, लेकिन कई इलाकों में इन हमलों की वजह से बिजली का संकट खड़ा हो गया। उधर अमेरिका ने चीन का गुब्बारा बनाने वाली कंपनियों की नकेल कसने की तैयारी कर ली। वहां के मीडिया ने यह दावा एक बड़े अमेरिकी अधिकारी के बयान को आधार बनाकर किया, जिससे चीन का तनाव बढ़ सकता है। क्योंकि अमेरिकी मीडिया का कहना है कि अमेरिका उन कंपनियों पर कार्रवाई करेगा जो गुब्बारा बनाती हैं, क्योंकि उसे लगता है कि ये कंपनियां चीन की सेना के कहने पर उन गुब्बारों में बदलाव करती हैं और उन्हें मौसम की जानकारी लेने वाले गुब्बारे से जासूसी गुब्बारे में बदल देती हैं। और इसी वजह से अमेरिका ने उन कंपनियों पर नजर टेढ़ी कर ली। अमेरिकी मीडिया ने वहां के एक बड़े अधिकारी के बयान के आधार पर दावा किया कि चीन का गुब्बारा बनाने वाली कंपनियों का वहां की सेना से सीधा संबंध है और इसीलिए वो उन्हें नहीं छोड़ेगा और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। हालांकि अब तक ये नहीं पता कि अमेरिका चीन की उन कंपनियों पर कैसी कार्रवाई करने वाला है, लेकिन जैसे बाइडेन के तेवर हैं, उनसे साफ है कि अमेरिका न चीन को छोड़ेगा और न उसकी उन कंपनियों को जो चीन की सेना के कहने पर जासूसी गुब्बारे बनाती हैं। वैसे चीन चीख चीख कर अपनी करतूत छिपा रहा है और अपने गुब्बारे को मामूली गुब्बारा बता रहा है। यही नहीं, अमेरिका ने जैसे ही उसका बलून शूट किया, चीन ने बवाल कर दिया, लेकिन बाइडेन ने साफ कर दिया कि गुब्बारा उनकी हवाई सीमा में आया था और उनकी सेना ने उसे मार गिराया, जिसका अमेरिका को रत्ती भर भी अफसोस नहीं। That a balloon could traverse, break American airspace. This is not a major breach. यही नहीं, अमेरिका ने चीन को गुब्बारे का मलबा तक नहीं दिया। उसने ये तक दावा किया कि गुब्बारा जासूसी करने वाली तकनीक से लैस था। और चीन ने इस तरह के गुब्बारों से केवल उसकी नहीं बल्कि भारत और जापान जैसे देशों की भी जासूसी की है। एक दिन पहले ही खबर आई थी कि अमेरिका ने 40 देशों के राजदूतों से इस बारे में बात की है और उन्हें बता दिया कि चीन का गुब्बारा केवल अमेरिका पर नहीं बल्कि भारत, जापान और वियतनाम जैसे 40 देशों पर मंडरा चुका है। यानी चीन लाख कहे, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि झूठ बोल बोलकर वो अपने पड़ोसी देशों की जड़ें खोद रहा है। लेकिन अटलांटिक महासागर में गुब्बारा भेजकर उसने ऐसी गलती कर दी जिसकी भरपाई करना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अमेरिका बाल की खाल निकालने में जुट गया है। चीन का नाम आने के बाद तो बाइडेन एंड कंपनी और तेज काम कर रही है, क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद चीन ने उसका नुकसान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा और अब अमेरिका चीन की बखिया उधेड़ने का मौका नहीं छोड़ रहा। पड़ा हुआ जो ये पानी में जाल है साहब, पड़ा हुआ जो ये पानी में जाल है साहब, यकीन जानिए दरिया की चाल है साहब। 100 बात की एक बात कही राजीव ने, कहां कहां मेरे हिस्से के ख्वाब बिखरे हैं, हमारी नींद का जायज सवाल है साहब। मिलते हैं सोमवार को, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की बात। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।